एज एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, एज एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब पहले तो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लें, एज एनालिसिस का मतलब क्या है और क्यों करते हैं। एज एनालिसिस का लफ्जी मतलब है कि आपके अकाउंट रिसीवेबल कितनी देर हो गई है कि वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब कितनी देर हो गई है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, कितनी देर से वो उधार ले चुके हैं, उसका हमने एक एनालिसिस करना। इस एनालिसिस का मकसद क्या है कि जब हम एज एनालिसिस करेंगे तो हम ये आगे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है या उनको राइट ऑफ करना है। तो एज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके ये आइडेंटिफाई करना कि एक अकाउंट रिसीवेबल कितनी देर से रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है। अब आकर ये जो एज एनालिसिस होता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम से भी हो जाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में जैसे ही आप किसी डेटर की एंट्री करते हो, जिस दिन सेल करता है, सेल होती है, क्रेडिट सेल्स, वो डेट आइडेंटिफाई कर लेता है। अब हर साल जब आप लोगों का ईयर एंड आता जाएगा, वो खुद ब खुद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई करता जाएगा। वो आइडेंटिफाई करने का तरीका कार क्या होगा, हो सकता है कि जो आपने उसको प्रोग्रामिंग के तहत जिस तरह का डायरेक्शन दी होगी उस तरह से कि आपने कहा जी जब 1 मंथ के डेटर्स हूं तो आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल जिस फॉर्म में हम लिखेंगे उसी फॉर्मेट में नजर आने चाहिए। कहते हैं अगर 2 मंथ हो जाएं, सेल्स किए 2 महीने हो जाए तो वो हम एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक उसको ऑर्डर दे देते हैं एक तरह का कि भाई जैसे ही जिस बंदे को 2 महीने सेल गुजरे हो गए हों और उसने पैसे ना दिए हो तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। और आप कहते हो कि जी उसका कलर जी येलो हो जाए तो वो येलो कलर में आ जाए। अब येलो कलर में जितने भी डेटर्स होंगे हमें पता चल जाएगा कि ये डेटर्स को 2 महीने हो चुके हैं, इन्होंने पैसे नहीं दिए। कि 3 मंथ वाले हम एक डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई 3 मंथ में है, उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड। अब रेड वाले कलर वाले वो होंगे जो खतरनाक डेटर्स हैं कि इतनी देर होगी अभी तक पैसे नहीं दिए। अब इस तरह से क्या कंप्यूटराइज सिस्टम जो एज एनालिसिस होता है, क्या ये सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल का होना चाहिए या अकाउंट पेएबल का भी कर लेना चाहिए। तो अकाउंट पेएबल करने में कोई गलती नहीं है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते ना। बट अकाउंट रिसीवेबल कंपलसरी होता है क्योंकि ये हमारा एसेट होता है, और अगर ये एसेट हमारा है तो कहीं एसेट ओवरस्टेट ना हो जाए, ज्यादा ना लिखा जाए। एक राइट ऑफ करने थे, राइट ऑफ नहीं किए, अलाउंस क्रिएट करना था, अलाउंस क्रिएट नहीं किया। इस वजह से रिसीवेबल का लाजमी एनालिसिस करना जरूरी है। अब दूसरी बात कि जब हम किसी भी बंदे को राइट ऑफ करते हैं या उसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रिएट करते हैं तो क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से हमें पता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पैसे रिसीव हो जाएं, अमाउंट
रिकवर हो जाए, रिसीव हो जाए। आपकी अटेम्प्ट से अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो आपने फिर अगला काम करना है इन्वेस्टिगेशन। पहले कोशिश करनी है पैसे मिल जाएं, ये नहीं कि जो बंदा 1 महीना गुजरा बैड डेट्स, नहीं, पहले कोशिश करनी है आखिरी हद तक के पैसे रिकवर हो जाएं। और अगर फिर भी पैसे रिकवर नहीं होते तो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्यों नहीं मिल रहे पैसे। फिर आपको पता चलेगा उस रीजन का। वो रीजन कोई भी हो सकती है। उस रीजन की बेस के ऊपर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपने उसको राइट ऑफ करना है या अभी अलाउंस क्रिएट करना है। तो किस डेटर्स के अलाउंस के चांसेस ज्यादा होंगे? जो जितना ज्यादा एज उतने ज्यादा अनसर्टेनिटी टू रिकवर। ज्यादा एज का मतलब क्या होगा? कितने पुराने डेटर्स होंगे, जितनी देर से वो सेल्स कब की हुई है हमने उनको, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे नहीं। तो यहां से भी एक सवाल आ सकता है और वो कहता है कि आपने 1 महीने वाले के लिए अलाउंस कोई और होना चाहिए, 2 महीने वाले के लिए अलाउंस कोई और होना चाहिए, 3 महीने के लिए अलाउंस कोई और होना चाहिए। कहता है इस अलाउंस एज एनालिसिस का अलाउंस क्रिएट करने के लिए 2 फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट कि हो सकता है कि आपने यहां पर लिख लिए हो अकाउंट रिसीवेबल, ये करंट मंथ, फिर 1 to 2 मंथ, जिसका 1 से 2 महीना टाइम हो गया, 2 to 3 मंथ, और ग्रेटर देन 3। जो इसी महीने जिन डेटर्स ने हमसे चीजें खरीदी उधार पे, उसको दैट 1 लाख की अमाउंट। इस महीने जिन लोगों ने पैसे लिए हमसे, सॉरी उधार पे चीजें ली, वो 1 लाख। जिनको 1 महीना हो चुका है उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, हो सकता है वो कितनी अमाउंट के हैं? 70,000। 2 से 3 महीने वाले डेटर्स हमारे सपोज एट 40,000 के, और 20,000 के ऐसे डेटर्स भी हैं जिनको 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये सारे रिसीवेबल्स हैं हमारे। टोटल रिसीवेबल्स कितने हो गए? 1 लाख, 1 70, 2 10, 2 30। टोटल हमारे रिसीवेबल 2 30 के हैं, और उन 2 30 का एज एनालिसिस हुआ है। टोटल डेटर्स हमारे 2 30 के हैं, और उनका एज एनालिसिस से क्या मुराद है? उनको अलग अलग कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको जितनी देर हो गई है। 1 लाख वो वाले लोग हैं जिन्होंने इसी महीने चीजें खरीदी हैं, इनको 30 डेज से ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये वो लोग हैं मोर देन 30 डेज बट लेस देन 60 डेज। ये वो लोग हैं अप टू 90 डेज, और ये वो लोग हैं ग्रेटर देन, मतलब इनको 90 दिन से भी ज्यादा टाइम हो चुका। ठीक होगी बात? अब क्या इन सब का अलाउंस एक जैसा होना चाहिए? तो अलाउंस भी वो बता देता है पेपर में। कहता है जो करंट मंथ वाले हैं ना, इन पर अभी डाउट क्रिएट ना करो। कर भी सकते हो, कुछ थोड़ा सा 1% हो सकता है ये पैसे ना दे, अभी तो पहला महीना है, अभी तो चांसेस हैं कि पैसे। जिनको 2 महीने हो गए ना, उन पर थोड़ा सा डाउट आ गया कि हो सकता है ये पैसे ना दें, तो कितना डाउट कर लेते हैं? 4%। 3 महीने वालों के लिए 8%, और जिसको 3 महीने से भी ज्यादा हो गया है 20%। ये जरूरी नहीं कि ये फिक्स है, डिपेंड करता है। अब पेपर में हमसे बोलेगा बताओ टोटल अलाउंस कितना है, तो सबका परसेंटेज लेकर प्लस कर देंगे, टोटल अलाउंस आ जाएगा। अगर ये ओपनिंग बैलेंस होगा तो अलाउंस का ब्रॉड डाउन आएगा, और अगर डेटर क्लोजिंग है तो अलाउंस का भी कैरी डाउन आएगा। डिपेंड करता है किस बैलेंस के ऊपर हम ले रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस पे लेंगे तो अलाउंस भी क्लोजिंग आएगा, ओपनिंग डेटर्स पर लेंगे तो अलाउंस भी ओपनिंग आएगा। तो इसका कितना आ गया? 0। 70,000 का 4%, 2800।
40,000 का 8% और 20,000 का 20%, इन सब को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस आ जाएगा। हाँ जी, रिटर्न ऑफ जब वो खुद, जब अगर वो कह देगा किसी की डेथ हो गई है, वो उसको रीजन मिल जाए, बैंक करप्ट हो जाए, अलाउंस तो वो खुद बता देता है ना, अलाउंस खुद बता देगा। राइट ऑफ की कोई कंडीशन बताइए, कितना हो गया टोटल? ये आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब ये जो एज एनालिसिस है, इसको लिखने के दो तरीके, इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। एक वर्टिकल फॉर्म भी होती है, हो सकता है ना, हो सकता है ना। अब फॉर्मेट एक और भी हो सकता है कि वो क्या करे कि अकाउंट रिसीवेबल ऊपर लिख दे और जो एज है वो नीचे लिख दे। किस तरह से? करंट मंथ, 1 to 2 month, 2 to 3 month और ग्रेटर देन, फिर उसके टोटल वैसे ही 1,00,000, 70,000, 40,000, 20,000, टोटल हमारे कितने आ गए? 3,20,000, 2,20,000 थी, 2,30,000, 2,30,000, और फिर अलाउंस यहां पर वो बता देगा। करंट मंथ का अलाउंस जो बताएगा वो ले लेंगे। 1 to 2 मंथ का कितना लिया था? 4%, 8% और 20। बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, चीज वही है। तो पहले का अलाउंस 0 आ गया, दूसरे का अलाउंस 2800 आ गया, तीसरे का 3200 आ गया, चौथे का 4,000 और टोटल अलाउंस आ गया 10,000। ठीक होगी बात? ये जो एक थ्योरेटिकल पेज हमारा रहता था वो कंप्लीट हो गया। अभी एक लेजर अप्रोच है जो हम इक्वेशन बनाते हैं ना, इसका लेजर अप्रोच भी है, वो मैं कल आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूंगा, बट इक्वेशन अप्रोच से ही आप लोगों ने कर लेना है। ये आ जाए जी, अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़ ले। पेज नंबर है जी आपके पास 170। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, अब सिर्फ सवाल रह गए, और सवाल भी 10 तक आपके हो गए हैं, 20 आज हो जाएंगे तो सवाल भी खत्म। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक लेजर अप्रोच में बता दूंगा, और टॉपिक हमारा नया ही होगा। प्रीपेयरिंग एज रिसीवेबल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू असेस। सवाल देखिए, जो अंग्रेजी जो लिखी होती है ना, ये रट्टा लगाने के लिए नहीं होती, हमें कोई बात डिलीवर करने के लिए होती है। अब क्या लिखा हुआ है? एज रिसीवेबल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू असेस, असेस करने की कोशिश है। क्या? लाइकलीहुड ऑफ बैड डेट्स या मेक असेसमेंट ऑफ डाउटफुल रिसीवेबल। मतलब ये असेसमेंट करने के लिए एज एनालिसिस किया जाता है कि हमारे बैड डेट्स करने हैं हमने या डाउटफुल डेट रखना है। दिस मे बी एन एनालिसिस फॉर ईच इंडिविजुअल, ये एनालिसिस हर एक कस्टमर के लिए हो सकता है। फॉर स्पेसिफिक अलाउंस, जब हर कस्टमर के लिए अलग अलग होगा ना, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। या इट मे बी एनालिसिस ऑफ टोटल रिसीवेबल फॉर जनरल अलाउंस, किसी एक कस्टमर का या एक या दो कस्टमर का सेपरेटली एनालिसिस करेंगे तो वो स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट होगा, और सारे रिसीवेबल का इकट्ठा एनालिसिस करेंगे, जनरल अलाउंस होगा। टू टिपिकल फॉर्मेट ऑफ एज एनालिसिस ये आपके पास बताया हुआ है कि एक कस्टमर एक्स है, एक कस्टमर वाई, उनकी क्रेडिट लिमिट बताई हुई है। इसका मतलब होता है इससे ज्यादा इनको सेल नहीं करना। क्रेडिट लिमिट का क्या मतलब है?
इससे ज्यादा इनको सेल नहीं करना। टोटल 5500 रुपया लेना है इससे, 2700 रुपया लेना है वाई से। अब इसका आगे एनालिसिस किया हुआ, इस 5500 में 3000 के कितने दिन हो गए हैं, लेस देन का साइन है, लेस देन 30 डेज का मतलब है करंट मंथ में। फिर 30 to 60 डेज की इसकी कोई सेल नहीं है, और 60 to 90 डेज ये किसका एनालिसिस किया है, एक्स का। क्या बताया इसके बारे में, 20,000 की लिमिट है, मतलब 20,000 से ज्यादा इसको सेल कर कितनी चुके हो, 5500 की। उस 5500 में करंट मंथ 3000 और 60 to 90 डेज 25। फिर वाई का एनालिसिस किया हुआ है, क्रेडिट लिमिट है 15,000, सेल कितनी हो चुकी है 2700, जिसमें 1000 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज भी 1000 और ओवर 90 डेज 700। ये तो 700 इतनी देर से चल रहा है, हो सकता है ये पैसे ना दे। दूसरा तरीकाकार, अप टू 30 डेज 24,000 का, 60 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, ओवर 90 डेज, टोटल 45,000। और आगे उसने अलाउंस भी बताया 1%, 4%, 4%, 5%। ये कौन सा है, वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। बट ये दो मेथड हैं जिस तरीके से मर्जी कर, और अगर ऊपर वाला एनालिसिस दे दिया जाए तो वो हर कस्टमर का अलग अलग कर रहा है, और नीचे वाले एनालिसिस के अंदर वो सबको इकट्ठा कर रहा है, वो अलग अलग नहीं कर। लास्ट लाइन, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इफ अ कस्टमर हैज ओल्ड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, क्या मतलब है ओल्ड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ज्यादा देर हो गई है। दीज शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कलेक्ट पेमेंट। कहता है जो पुराना डेट हो जाए, जिसका एज ज्यादा हो जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करो, कोशिश करो कि पैसे मिल जाएं। However, the investigation may indicate that amount should either be written off as bad debts. इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि हमने उसको बैड डेट्स करना है, या अलाउंस शुड बी मेड फॉर डाउट। बात समझ लगी? कहता है कि कोई अगर पेपर में सवाल आ जाए कि एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बताओ उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टिगेशन एंड अटेम्प्ट टू कलेक्ट। फिर इन्वेस्टिगेशन से हमें ये आइडेंटिफाई होगा उसको राइट ऑफ करना है या उसको अलाउंस करिए। फिर वो कहता है द ओल्डर द एज ऑफ डेट मोर अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन। जितनी ज्यादा ओल्ड अमाउंट होगी उतना ज्यादा कलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, गैर यकीनी हो जाएंगे। ऑफन क्रिएटेड बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एजिंग स्केड्यूल। कहता है ये सारा एज एनालिसिस कैसे होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद ही एनालिसिस कर देता है। ये जो हमने ऊपर लिखा है ना, ये हम टोटल 45,000 लिखा होगा हमारा, वो खुद ही टाइम के हिसाब से अलग अलग कर देगा। कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स, वो पेएबल के लिए भी एनालिसिस कर देगा और रिसीवेबल के लिए भी करेगा, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसीवेबल, लेकिन सॉफ्टवेयर से दोनों एनालिसिस हो रहे होते हैं। टू हेल्प टू एंटिटी सी वेदर इट मेकिंग टाइमली पेमेंट या टू अदर, या वेदर इट इज कस्टमर आर पेइंग ऑन टाइम, कि हम ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम अपने पेएबल को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और रिसीवेबल से टाइमली पेमेंट रिसीव, खत्म होगी बात। आगे ये क्वेश्चन है, $3,000 ये वाली बात कर रहे हो। इसका मतलब है जो मिस्टर एक्स है, इसको करंट मंथ में 3,000 की क्रेडिट सेल्स की है, लेस देन 30 डेज है ना, तो इस महीने यानी 3,000 जो हमने लेना है ना, अभी उसको एक महीना भी नहीं हुआ, इसका ये मतलब है। और 2500 को कितना टाइम हो गया है, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, और टोटल कितना हो गया उसका 5500, और 20,000 से ज्यादा इसको नहीं देना। ठीक होगी बात? और ये सॉफ्टवेयर में सब कुछ ऐड होता है। अब ये आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नहीं करने की कोशिश कर लेना, अगर परेशान होना है तो
आपने सिर्फ करना क्या है कि इसकी जहां जहां थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको मिलती है आपने कहीं नहीं छोड़नी और उसको हल करना लाजमी, ठीक है। मतलब ये अंग्रेजी आपको एक कहां कहां से मिल सकती है। 3 पेज तो मैंने आपको पढ़ा दिए। यहां पर ये एक थोड़ा सा पेज रहता है, इसको पढ़ लेना। ये पेज है प्रेजेंटेशन के नाम से होगा 175 ये 173 हो गया, 172 हो गया, ये वाला। ये जो हम इक्वेशन बनाते हैं ना तो उसने इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बस वो हम खुद ही कर रहे होते हैं। ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 ये लाजमी पढ़ना है आप। ये सारा कुछ हमने कर लिया हुआ है, एक नजर आपने पढ़ लेना। 3 पेजेस हो गए, 4 पेजेस हो गए टोटल, जिसको आपने रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सवाल आओ जरा पेज। अब मुझे बताएं कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ 5 से 10 तक, कोई सवाल किसी का भी नहीं हुआ तो वो पूछ ले। 9 वाला और कितने मुजाहिद हैं जिन्होंने सवाल किया ही नहीं? फिर सारे करवा दूंगा ना। कोई ऐसा है जिसने किया ही नहीं सवाल? सबने किए हैं? yes. चलो 9 वाला मैं करवा देता हूं। फिर 9 वाला एज एनालिसिस वाला था। चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने रखें। Sania creates allowance for doubtful debts after considering the length of time the debt remain outstanding. Length of time. She has provided the following data as at 31st March 2018. क्वेश्चन सामने रखना है और ये सारे सवाल अब आपके हो जाने हैं। डेट अमाउंट 1,30,000 और डेज आउटस्टैंडिंग 30 और आपने अलाउंस कितना क्रिएट करना है? 0। 75,000 टाइम हो गया 31 से 60 दिन और रिक्वायर्ड कितना है अलाउंस? 2% और 50,000 के ऊपर 5%। तो ले ले अलाउंस। 75,000 का अलाउंस ले जरा 2% की साथ 25 और 50,000 का 5% 25 टोटल कितना आ गया? ये 4,000 आपका आ गया अलाउंस। ये और डेट है ईयर एंड की, तो कैरिड ऑन। क्या आ गया? अलाउंस का कैरिड ऑन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वाज 3500। ब्रॉड ऑन कितना है? What is the amount to be charged to statement of comprehensive income? अलाउंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? पहले 3500 था, अब 4,000 हो गया। कितना ज्यादा हो रहा है? तो 500 आपका चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। और ये कौन सी इक्वेशन आप बनाओगे? एसओसीआई या एसओपीएल, एक ही बात है। एक ही बात है, एसओसीआई और एसओपीएल। बैड डेट्स है नहीं, कैरिड ऑन है 4,000 माइनस ब्रॉड ऑन है 3500 और रिकवरी भी नहीं। आपके पास 500 आ गया और ये 500 चला जाएगा एसओपीएल में। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो अभी हम करके आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीवेबल हैव हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट ओवर 90 डेज? अभी द ओल्डर द एज द मोर अनसर्टेनिटी टू कलेक्शन। अब अगर कुछ पीछे रह गया है तो सिर्फ कॉमन सेंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट हैं, बाकी ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन हम 10 कोशिश करते हैं कि 10 हमारे आज हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, जितने भी हो जाएंगे वो कर लेते हैं। और फिर आपने ये सारा चैप्टर खुद कंप्लीट करना और वो हो भी जाएगा। अ बिजनेस हैज रिसीव्ड एन अमाउंट 1,000 from a receivable that had been previously written off as irrecoverable. ये क्या चीज है? रिकवरी। Bad debts recovered.
ये साफ साफ नजर आ रहा है सारी चीजें ना, ध्यान से। अ बिजनेस हैज रिसीव्ड 1000 फ्रॉम अ रिसीवेबल प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, पहले राइट ऑफ कर दिए थे, मतलब ये अब जो राइट ऑफ कर दो वो पैसे रिकवर हो तो उसकी एंट्री क्या पास होती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री? तो कैश डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट। यहां पर बैड डेट्स होगा ना, बुक के अंदर लिखा होगा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ठीक है, अब एक सवाल और देखें, ये पेपर में आ सकता है। अगर हमने बैड डेट्स क्रिएट किए थे, मतलब राइट ऑफ कर दिए थे, वो हमें अगर पैसे मिले तो हम एंट्री पर स्पेशल एंट्री होती है, ये कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। और अगर एक गुड डेटर हमें पैसे दे, उसकी क्या एंट्री होती है? कैश टू अकाउंट रिसीव। ये कोई स्पेशल एंट्री नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री। अच्छा, एक डेटर था जिसका हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया हुआ था। तीन बातें होगी, गुड डेटर पैसे दे तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, जिसको राइट ऑफ कर चुके हैं वो पैसे मिले तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये वो है जिसका प्रोविजन क्रिएट कर चुके थे। ये पेपर में सवाल आ सकता है कि मेरे डाउट था कि हो सकता है पैसे ना दे, डाउट ही था ना, और वो वाले पैसे मिल गए तो उसकी आप नॉर्मल एंट्री पास करते हो, कोई स्पेशल एंट्री पास नहीं होती। अगर किसी का अलाउंस क्रिएट किया हुआ है ना, वो पैसे मिल जाएं तो उसकी एंट्री नॉर्मल होती है कैश टू अकाउंट रिसीव। उतनी अमाउंट जितनी वो देगा, जितनी वो दे रहा है, वो पेपर में सवाल क्या देगा कि मुझे जैसे 1000 रुपए अभी कैश रिसीव हुआ है ना, वो कहते हैं इसका मैंने पहले अलाउंस क्रिएट किया हुआ था, एंट्री बताओ। अब हम किसी वजह में पड़ जाते हैं, अलाउंस का जिक्र करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने किसी का अलाउंस क्रिएट किया हुआ है तो उसकी नॉर्मल एंट्री पास होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक होगी बात? तो नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, अलाउंस वाला कैश मिल जाए, नो स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉर्मल। और ये अगर आप लोगों ने किताब गौर से पढ़ी होगी ना, तो ये लाइन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाए। नोट लिखा हो, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 169 के अंदर एक नोट लिखा हुआ है, वो ये ठीक होगी बात? देखिए ये बात तो कंफर्म है, आई कैप बुक से बाहर आपको एक भी सवाल ही देगा, लेकिन किस नुक्कर में छुपा पड़ा होगा सवाल, ये हमने ढूंढने हैं। कहीं वो नोट देकर लिख देगा, कहीं वो किसी नुक्कर में, कभी वो एक शुरू में एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा सवाल, बड़ा सवाल है ना। हाँ जी, बुक सामने रखें अपने, साथ कैलकुलेटर निकालें अपने, ताकि कैलकुलेशन हम साथ साथ करते जाएं। Yes. करें स्टार्ट? Yes. जी, पहले तो आपने ये दिमाग में फिट करना है ना कि हम कैलकुलेशन किस चीज की करने जा रहे हैं। सवाल देखें, व्हाट अकाउंटिंग एंट्री is to be passed to record the increase या decrease of allowance to the statement of comprehensive income। किसकी एंट्री पास पूछ रहा है? अलाउंस की, इंक्रीज की या इंक्रीज की क्या एंट्री होती है? बैड डेट्स टू अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और डिक्रीज की अलाउंस फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। गॉट इट? अब हमने ये देखना है, अब देखिए ओपनिंग रिसीवेबल 45,000, ओपनिंग रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स 55,000। बताओ रिसीवेबल को कुछ होगा या नहीं? ओपनिंग रिसीवेबल, जब वो ओपनिंग रिसीवेबल देता है ना, ऐड होगा। एक मिनट, रिसीवेबल का बनाते हैं लेजर, डायरेक्ट बाद में सिखाता। ओपनिंग रिसीवेबल ब्रोडन को कहते हैं। Yes. कितना आ गया ब्रोडन? 45,000. टिक।
क्रेडिट सेल्स, बताओ रिसीवेबल में क्रेडिट सेल जाएंगी या नहीं? किस साइड पर? डेबिट साइड पर। किस नाम से? सेल्स के नाम से। 55,000। ठीक है, टिक कर दिया। कैश सेल्स बताओ रिसीवेबल में आएगी। अच्छा, अब अगर आपका दिल कर रहा हो कि मैं लिखूं, तो पहले दिमाग में उसकी एंट्री पास कर। कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल। कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल। ना दोनों जगह पर अकाउंट रिसीवेबल तो आ ही नहीं रहा, और हम लेजर कौन सा बना रहे हैं? तो जब तक आपकी जर्नल एंट्री के अंदर रिसीवेबल का नाम नहीं आएगा, तो वो उसके लेजर में भी नहीं जाएगा। क्रॉस। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये कल भी पढ़ा था। कैश के नाम से 35,000। फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब क्रेडिट से। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? एक क्रेडिट साइड और हमारे रिसीवेबल कम हो जाते हैं। कितने से? डिस्काउंट रिसीव ये नहीं आएगा, क्योंकि ये पेबल सा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपका कैरी ऑन कितना आएगा और कैसे आएगा? 1 लाख टोटल आ गया। कैरी ऑन कितना आ गया? अब सुनिए, आप चाहते तो डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। 45 जो चीज रिसीवेबल को बढ़ाती है प्लस कर दो, और जिससे रिसीवेबल कम हो रहे हैं माइनस कर। अब उसने कहा है कि हम नॉर्मल 2% अलाउंस क्रिएट करते हैं, उसने ओपनिंग नहीं बताया। तो ओपनिंग डेटर का 2% लेंगे तो ओपनिंग अलाउंस आ जाएगा, क्लोजिंग डेटर का 2% लेंगे तो क्लोजिंग अलाउंस आ जाएगा। फिर उससे हमें यह पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है या। तो 45,000 का 2% लें, 900 कितना आ गया? 900 और 63,000 का 2% 1260। ओपनिंग अलाउंस है 900, क्लोजिंग बैलेंस है 1260। इंक्रीज हुआ डिक्रीज? कितने से? एंट्री क्या बनी? बैड डेट्स टू अलाउंस फॉर बैड डेट्स 307। ढूंढ लो अपनी एंट्री। बैड डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक हो गई। अब ये पेपर में सवाल आता है, अक्सर आ जाता है, और अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह की हम प्रैक्टिस कर जाएं वैसे सवाल है, कॉन्सेप्ट के साथ सवाल आता है। उसने ओपनिंग डेटर हमें दे दिए, क्लोजिंग नहीं बताए थे, क्लोजिंग हमने खुद फाइंड कर लिया। फिर दोनों का 2% ले लिया, इंक्रीज डिक्रीज उसने साफ साफ पूछा। क्वेश्चन नंबर 13, at year end the receivable balance 31st March 2019 is 93,000। ये क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल 31st March 19। सवाल को ईमानदारी से पढ़ो। This include a debt rupees 1,800 which needs to be written off। ये बैड डेट्स हो गए, माइनस करने भी हैं, अभी बैड डेट्स भी हैं, और एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल तो हो गए, क्योंकि ये माइनस नहीं हुए। द बिजनेस मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। एट दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज्ड बाय 20% कंपेयर टू द लास्ट ईयर। कहते हैं जो इस साल का मेरा अलाउंस आया है ना, वो पिछले साल से 20% ज्यादा। What is the balance of allowance for doubtful debts at 1st April 2018? पूछा क्या गया, पहले तो ये बताओ। पिछले साल का अलाउंस फॉर बैड डेट्स पूछा गया। अप्रैल 2018 पिछला साल है, 31 मार्च 2019 ये साल।
अब उसने जो सवाल पूछा है, क्या पूछा है, पिछले साल ब्रॉड ऑन कितना था। अब पहले तो मुझे ना इस साल का कैरिड ऑन बताओ। कैरिड ऑन मैं कैसे फाइंड करूंगा? 93 का लेंगे। आपके पास कितने रिसीवेबल पड़े हुए हैं? 93,000, उसमें से 1800 माइनस कर दो, 91,200, जो आंसर आएगा कितना आ गया, 91 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 4,5, ये इस साल का अलाउंस आ गया। अच्छा, ये पिछले साल का क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। आपके जो रिसीवेबल किस डेट के हैं, मार्च 2019, 1800 रुपया राइट ऑफ कर देना है, बाकी के ऊपर 5% अलाउंस। अब आपके पास आ गया सीपीएस फॉर्मेट। ये वाला जो अलाउंस है पिछले अलाउंस से कितना कम या ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो ये क्या हुआ, 1+%, ये 120% है। ये कितने फीसद है? ये 120 है। देखें, अगर दो बातें मैं आपको बताने लगा हूं, अगर वो परसेंटेज में कहे ना कि परसेंटेज में इंक्रीज है परसेंटेज में, तो आपने 100 प्लस वो जो परसेंटेज है वो कर देंगे। और अगर डिक्रीज होगा 100 तो 100 माइनस परसेंटेज। ठीक होगी बात? उसके बाद कभी कभी वो कहेगा 1/3 इंक्रीज हुआ है। क्या करेगा? 1/3, 2/3, फिर आपने करना है 1 + 1/3, फिर 100 नहीं करना, फिर क्या करना है 1 + 1/3। अब आप मुझे बताएं, ये जो 4560 है, ये 20% बढ़ के आई हुई है या कम करके आई हुई है? डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको पिछले साल का अलाउंस पता चल रहा है। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। ये 4560 क्या 100% है या 100+ है? पढ़ के देखो। As this year allowance has increased by 20% as compared to the last year, ये पिछले 5 साल से 20% ज्यादा है। तो आप भी ऐसा कर दो, इसको 120 पे डिवाइड कर दो और 100 से, तो आपको जो 100 है पिछले साल वाला है, कितना आ गया आंसर? 38। ये हमारा ब्रॉड ऑनर। तो किस तरह से कैरिड ऑन से ब्रॉड ऑन फाइंड करना है? पहले ये देखना है कि ये जो अमाउंट हमारे पास आ चुकी है 100+ है या 100 माइनस। 100+ है तो प्लस पे डिवाइड कर दें, 100 माइनस है तो माइनस पे डिवाइड कर दें। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से, क्योंकि पहले 100 थी, 20% बढ़ी तो कितनी हो गई? 120। तो जो हमारी गिवन अमाउंट है वो दैट इज 120%। एक्स से भी कर सकते हो, मैथमेटिकल तरीके में जाओ ना, तो हम अज्यूम करेंगे लेट पुराने अलाउंस कितना, एक्स कितना बढ़ गया अब 20%, तो एक्स का 20% कितना आएगा? 0.20x। टोटल कितना हो गया? 4500। इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, 3800 ही आएगा। ठीक होगी बात? और ये पॉइंट ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये अकाउंटिंग की नहीं है, ये अकाउंटिंग है ही नहीं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि हमें परसेंटेज अप्लाई करनी आती है या नहीं आती। नेक्स्ट वो सवाल आएगा तो उसमें शायद आपको क्लियर होगा, जाकर आएगा। इतनी तेरी एज है, इतनी देर से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसलिए परेशानी होना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये अंग्रेजी को देखकर नहीं घबराना, चाहे वो पूरा पेज ही अंग्रेजी का लिखकर दे दे, हमें वो चीज चाहिए होती है जो हमें फाइंड करनी है बस, बाकी अंग्रेजी को हमने क्या करना है। आखिरी लाइन पढ़ते हैं, फाइंड क्या करना है। What should be charged to statement of comprehensive income for the year ended 30th September 13
फॉर द टोटल ऑफ बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल। क्या चाहिए उसको? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर कैरिड ऑन अलाउंस। उसका दूसरा एसओपीएल की इक्वेशन पूछ रहा है। What should be charged to statement of comprehensive income? क्या क्या? बैड डेट्स और अलाउंस का डिफरेंस। तो एक ही इक्वेशन में हम लिखते हैं यस बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन। यस तो बेसिकली ये कौन सी इक्वेशन पूछ रहा है? एसओपीएल में। मेन सवाल ये ना, अगर आपको पता चला उसने पूछा क्या है या गलत समझ लग गई, ये तो सवाल ही गया ना। तो पहले ये प्रैक्टिस जरूर करनी है कि हमें ये पता चल जाए कि वो पूछ क्या रहा है। जी आ जाए सवाल पे फिर। 30 सितंबर 2012 अलाउंस फॉर रिसीवेबल 38,000 which was 5% of the receivable at that date। सितंबर 2012 अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ है? 38,000, जो कि अपने डेटर का 5% है। इस 5% कहने का मतलब क्या है कि उसने 5% अलाउंस लिया हुआ है। आगे देखें 30 सितंबर 2013। अब आ जाओ पहले इनको आइडेंटिफाई करें। पिछला साल सितंबर 2012 और करंट ईयर सितंबर 2013। तो ये जो 38,000 है ये क्या चीज है? ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ब्रॉड डाउन है, लिखा हुआ है अलाउंस फॉर रिसीवेबल। बस ये डिसाइड करना था ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो पिछले साल का हुआ तो ओपनिंग हुआ। अब इस साल 30 सितंबर 2013 रिसीवेबल टोटल 868,500। ये क्या चीज है? अकाउंट रिसीवेबल। क्या है ये? अकाउंट रिसीवेबल। आगे इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500 बैड डेट्स। ये माइनस हो चुके हैं या अभी माइनस करने हैं? एज इरिकवरेबल एंड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस टू कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल 5%। अब ब्रॉड ऑन गिवन है। इक्वेशन लिखे, एसओपीएल की इक्वेशन हर कोई अपनी अपनी लिखे। एसओपीएल बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड डाउन माइनस रिकवरी ऑफ बैड। इसको फिल कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लो, जो गिवन है वो लिख लो। बैड डेट्स कितने हैं? 28,500 प्लस कैरिड ऑन अभी फाइंड नहीं हुआ, माइनस ब्रॉड ऑन है कितना? 38,000 माइनस रिकवरी कितनी है? 0। अब हमने कैरिड ऑन फाइंड करना है और कैरिड ऑन की उसने इंफॉर्मेशन दे दी है। सवाल को देखना है उसने पूछा क्या है और फिर उसके पीछे लग जाओ। ये 5% है जितना उसका रिसीवेबल था ओपनिंग, उसका उसने 5% लिया हुआ। हाँ हमने 5%, 38,000 का 5% नहीं लेना, वो तो पहले ही अलाउंस है। हम रिसीवेबल का 5% लेते होते हैं ना। तो क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी पढ़ो। अलाउंस फॉर रिसीवेबल 38,000 विच वाज 5% ऑफ द रिसीवेबल्स। ये अलाउंस है जो कि रिसीवेबल का 5% है। पिछले साल जितने भी रिसीवेबल थे उनका 5%। अच्छा थोड़ी सी प्रैक्टिस ही है ये। अच्छा सवाल का जवाब पहले लिख लें, फिर उसके बाद इस साइड पर आते हैं। हाँ जी, कैरिड ऑन कैसे फाइंड करोगे? आपके रिसीवेबल कितने हैं? इसमें से माइनस करेंगे और फिर आपके रिसीवेबल कितने हैं? 868 माइनस 28,000 8,40,000 और इसका क्या ले लेंगे? 5%। 42,000 तो आ गया 40। सवाल हल हो गया। ये जो थोड़ा सा एक्टिव बैठा रहेगा उसके आने वाले जो 25 क्वेश्चन करेगा उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और जो अभी सो गया तो फिर रात को रोएगा। डिपेंड करता है अभी रोना है या बाद में रोना है। रोना तो चल बाद में रो लेंगे, अकेले बैठ के रोना ज्यादा खतरनाक होता है। रल मिल के रोएंगे काम आसान होगा। कितना आंसर आ गया? 42,000। आंसर क्या आ रहा है? 42,000 इसका 42 इसका आंसर 32,500।
इसका आंसर कह रहा हूं 32,000। उसने सवाल क्या पूछा है, उसने 42,000 नहीं पूछा, 32,500 उसने पूछा है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर अमाउंट कितनी जानी है, It's fine. So 32,000। मैंने आपको पहले ही कहा था आप लोग पेपर में कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो आप जवाब निकालोगे वो भी ऑप्शन के अंदर होगा ये होगा। और वो ऑप्शन भी पहली हुआ करेगी। आप लोग 42,000 लगा के आ जाओ और फिर बाद में कहो कि आई क्या पता नहीं फेल क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इधर जरा वापस दो एडिशनल रिक्वायरमेंट करते हैं जो इस सवाल के अंदर तो नहीं पूछी। अच्छा अगर चुप हो जाओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी अकाउंट रिसीवेबल की, तो वो कैसे जाता है, अकाउंट रिसीवेबल माइनस एडिशनल बैड डेट्स माइनस कैरी। ये कितना आंसर आ गया, ये अभी इसकी पेपर में नहीं पूछा गया लेकिन इससे सवाल भी पूछा जा सकता है। 798,000। अगर वो हमसे ये पूछे कि रिसीवेबल बैलेंस कौन सा जाएगा तो बैड डेट्स भी माइनस कर देंगे और कैरीड ऑन अलाउंस का भी माइनस कर देंगे। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपसे इसी सवाल के अंदर ये पूछे कि पिछले साल जो मेरे अकाउंट रिसीवेबल हैं या ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का कितना है, इस लाइन से आपका जवाब आ सकता है क्या कि 38,000 जो कि 5% है और उसका ले लो 100%, तो आपको यह भी पता चल सकता है कि पिछले साल मेरे रिसीवेबल कितने थे अगर आपको चाहिए तो। ये कैसे मतलब देखें कोई देर आपके पास 38,000 ओपनिंग बैलेंस है, वो अलाउंस रिसीवेबल का कितना है 5%। 38,000 कितने परसेंट अमाउंट है 5%, तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड डेटर 100% समझ लो और उसका 5% आया 38,000, तो 38,000 बेसिकली 5% अमाउंट है और उसको 100 से अभी जो करके आ रही है पिछले सवाल के अंदर 120 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों किया था उसको, वो अमाउंट 120% थी, ये अमाउंट कितने परसेंट है, तो जितने परसेंट वो अमाउंट होती है उसकी उसी परसेंटेज पे डिवाइड कर दो। 105 डेटर हमारे 105 थोड़े है, डेटर हमारे 100% है, 100% थे उसका 5% 38,000 आया। अब कितनी अमाउंट आ गई 7 लाख। अब 7,60,000 का 5% लेकर चेक कर लो 38,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये 15 के बाद मैंने आपसे क्वेश्चन हल करवाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन हल करोगे फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। द अलाउंस फॉर रिसीवेबल in the account 31st October 2021 was rupees 9,000. The allowance for receivable, yes, then October 2011 9,000. During the year December 2012 अक्टूबर 2012, पहली बात ये मुझे बताओ ये जो 9,000 है अक्टूबर 2011 का है और अगला साल है अक्टूबर 2012, इसका मतलब है 2011 के जो बैलेंस होंगे वो ओपनिंग होंगे। ये किसका ब्रॉड ऑन है, रिसीवेबल का या अलाउंस का? अलाउंस का। ड्यूरिंग द ईयर 2012 बैड डेट्स 5,000 वर रिटर्न ऑफ। अब इंटरेस्टिंग बात सुन लें, अभी रिसीवेबल बताए ही नहीं, बैड डेट्स बता दिए। मैंने आपको एक हिंट बताया था, अगर पहले बैड डेट्स बता दिए जाए ना तो इसका मतलब होता है वो राइट ऑफ हो चुके हैं। बैड डेट्स तो हैं बट एडिशनल नहीं।
अब अंग्रेजी पढ़ के देख ले, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ, उसने ये नहीं कहा नीड्स टू बी राइट ऑफ, उसने कहा वर रिटर्न ऑफ, हो चुके हैं। अब रिसीवेबल बैलेंस आपको दे दिया है 1,20,000, तो बताओ ये जो ऊपर वाला 5,000 है इससे माइनस हो चुका है या भी करना है? हो चुका है। That past experience, the entity wishes to set the allowance 5% of the receivable. What is the total charge for bad debts and allowance for receivable in the statement of comprehensive year income year ended 31st October 2012? ये 2012 लिखे, 31st October 2012, 11 तो ओपनिंग है ना, और हमारा साल का ईयर एंड बताया जाता है, ईयर स्टार्ट करने बताया। अब कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है? एसओपीएल या एसओएफपी? एसओपीएल बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं। बैड डेट्स माइनस प्लस कैरिड ऑन प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन माइनस रिकवरी। आपके पास बैड डेट्स कितने हैं? क्योंकि यहां पर तो लिखने ही लिखने हैं, चाहे एडिशनल है या एडिशनल आते होते हैं एसओएफपी के अंदर, प्लस कैरिड ऑन फाइंड करना है। 1,20,000 का डायरेक्ट, 5%। अब हमने वो 5,000 माइनस करके नहीं किया, यस करेक्ट। कितना? प्लस 6,000 माइनस ब्रॉड ऑन कितना है? 9,000। रिकवरी कितनी है? 0। 2,000 हमारा आंसर। ठीक होगी बात? यस। आगे बढ़े, बढ़ते जाए। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपने करना है और अभी करना है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन अभी करना है 16, 17, 18, 19 और 20। ये पांचों सवाल अभी करने हैं। 16, 17, 18, चलो 4 अभी करें, 5वां मिलके करते हैं। 16, 17, 18, 19। सवाल कर लेना, गर्मी कम लगती है। ऑफ हो गया, फिर मैं उन्हें लेने जाना, बाइक मेरे पास है, चली जाओ। हो गया? चारों सवाल 4 करने हैं। मैं पहले से कर रही हूँ, कैसे बात की करनी है?
दोनों सवाल हो गए? बुक नहीं लाए? बुक नहीं लाए? बुक नहीं है अपने पास? भारी होती है, ये है ही नहीं। आधी आधी ना बाइंड करवाते होते हैं। चार सवाल। 4। हाँ कासिम, कितने हो गए? हो गए, जल्दी करो यार। वसीम, आप नहीं कर रहे?
ये 17 का आंसर, 16 का आंसर कितना आ रहा है? 1000। Yes. और 17 का 27400. 274 4 4 डबल फोर 440 डबल फोर 4400। Yes. 2 लाख और 18 का 4,80,000. 4 लाख। ये अभी का. जल्दी करो जल्दी। 19 का जल्दी से इसका आंसर मैच करें, अगर नहीं हो रहे तो इसका 18वें का नहीं आ रहा। ओके हो गया। और बाकी सब इक्वल है। चले देखें जरा इन सवालों के जवाब मैच वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 2017 की, ओपनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 5000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 3000, बैड डेट्स रिकवर्ड 1500, क्लोजिंग रिसीवेबल 90000। अब 90000 का क्या ले लेंगे, क्योंकि जो डेटर्स है वो पहले राइट ऑफ हो चुकी है। ये कितना आ गया, कहते हैं नेट चार्ज टू बैड डेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव। ये इक्वेशन पूरी हुई है पहली दफा एसओपीएल की। बैड डेट्स प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड डाउन माइनस रिकवरी, ये पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ गया 1000। ये समझ लगी सबको? 17 पे आए। 30th June 2016 एंटिटी अलाउंस फॉर रिसीवेबल अमाउंटिंग 25,000। रिसीवेबल का अलाउंस 25,000 है, which was 2% of the receivable at that date। कहते हैं 2017 के एंड पे रिसीवेबल है 3,10,000। It was decided to write off 30,000 additional bad debts हो गए Yes. as irrecoverable and keep the allowance 2%। कहते हैं at what amount receivable would be shown in the statement of financial। क्या पूछ रहा है, रिसीवेबल की अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं 3,10,000 माइनस एडिशनल बैड डेट्स 30,000 माइनस कैरीड ऑन। 3,10,000 में से 30,000 माइनस करके 2% आएगा। Yes. तो कितना आ गया 2%? 2,80,000 बनता है ना। Yes. 5,600. 2,80,000 का 2%। अब 3,10,000 में से 30,000 भी माइनस करें और 5,600 भी माइनस करें, तो आपके पास आ जाएगा 2,744। ओके होगी बात? Yes. 18 पे चलते हैं। जुलाई 17 मेरा अलाउंस फॉर रिसीवेबल वाज 65,000 ब्रॉड ऑन आ गया। Yes. At 30th June amount receivable 6,50,000। It was decided to return off Minus 95,000 these and adjust the allowance for receivable to 75,000। उसने खुद ही कैरीड ऑन भी बता दिया. बता दी। कहते हैं एट व्हाट अमाउंट नेट रिसीवेबल टू बी अपेयर। वही चीज पूछी है, रिसीवेबल कितने हैं 6,50,000 माइनस बैड डेट्स कितने हैं और कैरीड ऑन उसने फाइंड करके दिया हुआ है दिया हुआ है 4,80,000। क्वेश्चन नंबर 19। Yes. जनवरी 1, 18
द बैलेंस फॉर अलाउंस फॉर रिसीवेबल 38,000. एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 16,000. एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 35,000. ये ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन और ये बैड डेट्स. और पूछ क्या रहा है? नेट चार्ज्ड फॉर बैड एंड क्या पूछना चाह रहा है वो? एसओ. बैड डेट्स ये वो कहता है ना कि नेट चार्ज, कि कितना चार्ज करना है. स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का नाम लिख देता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो बैड डेट्स 16,000 प्लस ब्रॉड डाउन प्लस कैरी डाउन 35,000 माइनस ब्रॉड डाउन 38,000. आंसर कितना आ गया? 13. क्लियर होगी बात? चार्ज हमेशा एसओबीएल में ही होता है. एसओएफ में तो रिसीवेबल जाते हैं. चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस. आखिरी क्वेश्चन आज का, बाकी आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है. कोई सवाल पूछना है यहां तक तो पूछ लें. कोई बात अगर आपको परेशान कर रही है तो. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे है. आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स राशिद हैज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल 2,38,750. He identified two specific amount for which he wishes to make full allowance 100%. 450 सैयद का और 1200 राजे का. Rashid also wishes to maintain general 5% allowance. जो बच जाएगी उसके ऊपर कितना अलाउंस ले लेंगे? 5%. What amount is shown on the Rashid statement of financial position in respect of receivable? तो क्या पूछ रहा है हमसे? SOFP की क्वेश्चन. SOFP में हमारे रिसीवेबल कितने हैं? 2,38,750 माइनस कैरी डाउन. अब कैरी डाउन हम फाइंड करेंगे. अली का कितना था? सैयद का, बल्कि सैयद का 450 का 100%. यस 450. राजे का 1200 है, उसका भी 100%. यस 1200. और रिमेनिंग कितना बच गया? 2,38,750 में से 450 भी माइनस कर दो, 1200 भी. 2,37,100 मल्टीप्लाइड बाय 11,800. इन सब को प्लस करें, ये कैरी डाउन है हमारा. 450 प्लस 1200 प्लस 11855 13,505. तो हमारे पास आ गया 238,750. एडिशनल बैड डेट्स कोई है नहीं. और माइनस कितना गया? 11,000 13,505. 13,505. कितना आंसर आ गया? 2,25,245. ये हमारा आंसर. अब आपने ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं, अप टू 50 जितने भी हैं. अच्छा, आपने इन्वेंट्री के एडिशनल सवाल किए थे? जबरदस्त. मैंने कहा भी तो चलो ना करो, टेस्ट में मैंने उधर से दे देने. रिवाइज होता रहता है.